हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 4 का नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज है दिन 25वां। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 25 कक्षा 9 गणित का है और अध्याय 4 का आज पहला दिन है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या होता है? चर मैंने आपको बहुपद वाले अध्याय में बताया था। अध्याय 2 था जो आपका, उसमें मैंने आपको बताया था चर एक ऐसी राशि होती है जो कोई भी मान धारण कर सकती है, जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता, उसका मान बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था x, y, z, ऐसे करके मैंने आपको बताए थे वहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको पता होंगे। जब हमने अध्याय 2 में डिस्कशन किया था इसका, तो मैंने आपको बताया था कि कोई स्क्वायर है आपका, वर्ग है आपका, इसका जो परिमाप होता है वो होता है 4x। ठीक है, 4x एक आप बहुपद होता है आपका, वो एक चर में बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो x चर है आपका। तो अगर मान लो आपको वर्ग की भुजा थी 5, इसके लिए 5 सेंटीमीटर, इसके लिए आपको परिमाप निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो 10 सेंटीमीटर थी, तो तब आप x की वैल्यू चेंज करोगे। तो इसका मतलब x कोई भी मान धारण कर सकता है, उसका कोई फिक्स मान नहीं है। 4 अचर होता है, इसका फिक्स मान होता है 4। ठीक है, आई होप आपको पता होगा और मैंने आपको चैप्टर 2 में अच्छी तरह पढ़ाया था। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है क्या ये? तो आपको बहुपद पता होगा, तो मैंने आपको वहाँ पे एक रैखिक बहुपद बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? एक रैखिक बहुपद। वहाँ हमने एक चर वाले रैखिक बहुपद के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आपका ax प्लस बी के फॉर्म में था, px इक्वल टू। ठीक है, अब हम दो चरों वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो दो चरों वाला जो रैखिक बहुपद होगा आपका कुछ इस रूप का होगा px। ठीक है, तो अब आप इसे समीकरण बना सकते हो ax प्लस। ठीक है, तो ये होता है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर आपके x और y है, सॉरी ये। ठीक है, bx ने by, x और y आपका क्या हो गया? चर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भूमिका देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखा है पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, क्या आप एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ। ठीक है, जैसे कि x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यह आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। आपको पता है कि x प्लस 1 आपका क्या है? एक बहुपद भी है, रैखिक बहुपद। ठीक है, बस अगर आपने बराबर में 0 लगा दिया तो आपको क्या मिल गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका वो निकाल सकते हैं, एक हल। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब हल मतलब x का मान, जिससे पूरा जो आपका समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए। तो प्लस का 1 जब उधर भेजोगे तो माइनस का 1, तो x बराबर -1। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका केवल एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पे लिखा है ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय, मतलब केवल एक ही हल होता है। ठीक है, और इसे संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित किया जा सकता है। जैसे कोई संख्या रेखा बनाई मैंने, तो ये 0 1 2 -1 -2, तो यहाँ पर आप इसे आसानी से निरूपित कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, यही बातें यहाँ पे लिखी है। तो इस अध्याय में हम उन पर पुनः विचार करेंगे और वो जितना भी ज्ञान है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पिछला अध्याय याद है? पिछले अध्याय में हमने कार्तीय तल और या बोल सकते हैं निर्देशांक तल के बारे में अच्छी तरह डिस्कशन किया था, बहुत अच्छी तरह समझाया था मैंने आपको। ठीक है, तो अध्याय 3 का यूज़ होने वाला है। मैंने आपको बताया था वो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ हर जगह है, आपको 10th क्लास में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप, इसे देख के बताओ ये कितने चरों वाला रैखिक समीकरण है? ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दो भाग में चला जाएगा, गुणा में ना उधर। तो आप इसे आसानी से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात लिखी है इसमें। ठीक है, एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, या शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे यही समीकरण लेते हैं, अगर ये रैखिक समीकरण है आपकी। ठीक है, अगर आप दोनों पक्षों में मान लो कोई भी संख्या जोड़ते हुए घटाते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर
दोनों होता है और, ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों और, ठीक है। दोनों पक्षों में अगर हम कोई भी संख्या जोड़े या घटाए तो जो इसका मान है ना x बराबर -5/2 ही रहेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हल पर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या घटाना चाहो आप घटा भी सकते हो, गुणा करना चाहो गुणा भी कर सकते हो दोनों पक्षों में, भाग करना चाहो भाग भी कर सकते हो, परंतु कंडीशन यह है कि गुणा और भाग में शून्यतर, मतलब शून्य को छोड़कर अन्य कोई संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखा है शून्यतर संख्या, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य से अगर आप गुणा कर दोगे तो मान शून्य हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ शून्य से गुणा कर दोगे तो मान तो शून्य हो जाएगा आपका। फिर आप किसका मान निकालोगे, हमें तो x का मान निकालना है ना, तो किसका निकालोगे, किसी का भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कहा है, आइए अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाज थे एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो इन्होंने क्या कहा, वनडे मैच था, ठीक है। वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत के जो दो बल्लेबाज थे उन्होंने 176 रन बनाए। मान लो एक ने x रन बनाए एक ने y रन बनाए, तो टोटल रन कितने थे 176। तो ये आपको समीकरण मिल गई। तो ये है आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण। देख लो दो चर है, ठीक है, और एक रैखिक समीकरण भी है। अब हम इसका ओरिजिनल फॉर्म देखेंगे, एक कैसे फॉर्म की होती है, ठीक है, इसका रूप कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखो, अगर आप किसी भी समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, या आप कह सकते हो ये एक आपका समीकरण का रूप है। कैसी समीकरण का, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है उसे, ठीक है। अगर हम किसी भी समीकरण को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं तो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ए बी सी यहाँ पर आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। आपको कुछ याद आया होगा, ऐसा बहुपद भी था हमारे पास, ठीक है, एक्स + by + c, ठीक है। ये px के बराबर रख दूँ तो ये आपका क्या बन जाता है, दो चरों वाला रैखिक बहुपद, ठीक है। बस अंतर इतना ही, यहाँ हमने बराबर में 0 लगा दिया तो एक समीकरण बना दिया हमने इसे, ठीक है। बहुपद और आपका जो समीकरण है मिलता जुलता है, बस बहुपद में हमारा px होता था, यहाँ पर आपका 0 है इक्वल टू में। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुपद में a b c आपका क्या होते थे, गुणांक होते थे। यहाँ पे वास्तविक संख्या है कहा है, ठीक है, गुणांक तो लिखा नहीं है यहाँ पर। तो a b c आपकी कोई क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर a और b शून्य नहीं हो सकता, मतलब ये और ये शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों शून्य हो जाएंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, c = 0। और ये आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अब उदाहरण 1 देखते। उदाहरण 1 कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त लिखिए। प्रत्येक स्थिति में a b c का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो, पहला कह रहा है आपको 2x + 3y बराबर 4.37। तो आप हमें बराबर में 0 चाहिए, ठीक है। इसे देखो ax + by + c बराबर 0। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का है तो ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 3y - का 4.37 बराबर 0, ठीक है। हमने व्यक्त कर दिया। अब हम इसकी तुलना करेंगे ax + by + c से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a आपका 2 है, b आपका 3 है, ठीक है, और जो c है वो आपका - का 4.37 है। आपको ऋणात्मक का ध्यान रखना है कि धनात्मक है या ऋणात्मक, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान अच्छी तरह रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने a b c का मान निकाल लिया। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है आपसे x - 4 बराबर √y, ये आप बोल सकते हो वर्गमूल 3y, ठीक है। तो ये देखो ये धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, x - √3y, ये माइनस नहीं है, ठीक है, -4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप तुलना कर दो। कैसे तुलना करो, ax + by + c से कर दो। देखो a यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 1। b देखो -√3, देख रहे हो, b बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3, वो भी माइनस का। c देखो ऋणात्मक का ध्यान रखना है, -4 हो जाएगा c, ठीक है। आपको माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड भी आसान है। अब थर्ड में देखो आपको दो कंडीशन मिलेंगी, कैसे देखो अभी समझाता हूँ आपको। थर्ड है आपका 4 बराबर 5x - 3y, ठीक है। आ जाओ जरा इधर देखो, ये देखो 4 बराबर
देखो जब हम इस प्लस के 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो यही ये समीकरण मिलेगी हमें। तो यहाँ से हम ए बी सी की तुलना करें तो ए हमें 5 मिल जाएगा, बी हमें -3 और सी हमें -4 मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या आप अब देखो अभी हमने 4 को उधर भेजा तो हमने 4 को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अगर मैं मान लो 4 को नहीं भेजना चाह रहा, मैं इस समीकरण में क्या करता हूँ, मैं इसको इस पूरे को उधर भेज देता हूँ, तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, -5x + 3x + 4 = 0। तो ये पूछ रहा है कि आप इस बात से सहमत है कि आप इसे इस रूप में लिख सकते हो। हाँ, आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों रूप आपके सही है, कोई गलत नहीं है। इस स्थिति में आपका बस ए बी सी का मान बदल जाएगा। ठीक है, ए बी सी का मान बदल जाएगा, ए का मान -5 हो जाएगा, बी का मान 3, सी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे लिखा है ऊपर वाले तरीके से तब भी सही है, नीचे वाले तरीके से लिखा है तब भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है। अब चौथा देखते हैं। चौथा है आपका 2x = 4। ठीक है, 2x = 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो y यहाँ पर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस हमें कैसे लिखना था, ax + by + c = 0। तो अब c तो है नहीं, यहाँ पे c को 0 मान लिया। ठीक है, हमें फॉर्म में लिखना है पूरे अच्छी तरह, पूरे उसी रूप में लिखना है। तो 2x - y + 0 = 0। अब देखो यहाँ से a 2 मिल गया, b आपको -1 मिल जाएगा इधर, और c आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें एक बात पता चलने को मिली, वो ये बात है कि ax + b = 0 भी आपका क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a × x 0 × y। ठीक है, प्लस में प्लस का b = 0, हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 4 - 3x - 0 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बराबर 0 है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उदाहरण 2 देखते हैं अब सीधा। उदाहरण 2 कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आपको इन सभी को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो इधर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x = -5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे y नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, -5 को उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x + 5 = 0, वहाँ पे 0 बचेगा। तो आप इसे देखो y नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो 1 × x। ठीक है, प्लस y नहीं है तो 0 × y कर दो, क्योंकि आपको मिलेगा 0 ही, और 0 को किसी संख्या से जोड़े तो 0 मिलता है, और मतलब वही संख्या मिलती है। ठीक है, प्लस का 5 = 0। तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा, b का मान निकालने को कहा है, a b का मान नहीं, इस बार a b का मान निकालने को नहीं कहा है, केवल व्यक्त करने को कहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो इसे। अब अगला देखते हैं। अगला देखो y = 2। ठीक है, अब देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो y - 2 = 0। यहाँ पर x नहीं है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 × x प्लस का 1 × y -2 = 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसे मिटा देता हूँ। देखो अगर आप इसे, ये देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर आप इसे ऐसा लिखना चाहो 0 × x प्लस 1 × y प्लस -2, तब भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपने पूरे फॉर्म में लिख दिया, ax + by + c के फॉर्म में लिख दिया अच्छी तरह। ठीक है, तब भी कोई समस्या नहीं होगी, ये भी सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, तीसरा है 2x = 3। देखो 3 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y नहीं है तो 2x प्लस 0 × y - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चौथा कह रहा है आपसे 5y = 2, ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 5y - 2 = 0। अब देखो यहाँ पे x नहीं है तो 0 × x प्लस 5y - 2 = 0 हमने लिख दिया, ax प्लस by प्लस c के रूप में, या आप कह सकते हो दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण के रूप में हमने से इन सभी को व्यक्त कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातें, और आपको उदाहरण अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, प्रश्नावली 4.1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना।